नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस एनीमे सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दान द दान। जी हाँ, दान द दान। ये एक नई एनिमेटेड एनीमे सीरीज का नाम है जो कि इस वक्त नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है। और द ड्राइंग हाउस ने इसे क्यों पिक किया है? बिकॉज जस्ट लाइक मैनी मैनी अदर एनिमेज, ये भी एक बहुत पॉपुलर जापानीज मांगा सीरीज की एक एनिमेटेड एडेप्टेशन है। दान द दान 4 एपिसोड्स की एक मिनी सीरीज है। मैं इसे मिनी सीरीज कह रहा हूं इस वक्त क्योंकि अभी राइट नाउ नेटफ्लिक्स पे ये 4 एपिसोड्स ही हैं और ये 4 एपिसोड्स देखने के बाद ओवरऑल स्टोरी इन 4 एपिसोड्स में तो एटलीस्ट मुझे कंक्लूडेड लगी है। नाउ सिंस आई एम नॉट फेमिलियर विद द मांगा सीरीज, शायद हो सकता है कि दर्शकों में मुझसे ज्यादा कोई जानता हो तो प्लीज बताना। आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विद द मांगा सीरीज एंड दैट्स व्हाई आई डोंट नो कि इसकी स्टोरी के आगे कंटिन्यू की गई है कि नहीं की गई है, बट ओवरऑल अपने आप में जो कि ये कंक्लूडेड है, इसलिए आज हम इसका रिव्यू लेकर आपके सामने आए हैं। आई मीन वेरी फ्रैंकली, अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ दिमाग में अकीरा टाइप का कुछ कल्ट क्लासिक जैसा सोच के मत जाइएगा। इट इज समथिंग जो कि आप एंजॉय करोगे। और जैसे मैंने बोला कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, अपने आप में फास्ट है, अपने आप में फनी है, थोड़ी बहुत वियर्ड है, कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं और डार्क ह्यूमर है भाई, डार्क ह्यूमर भी है इसमें। सो आई थिंक दीज आर द एलिमेंट जिसकी वजह से एनिमे और मांगा एज अ कॉमिक बुक सीरीज इतनी पसंद की जाती है, बिकॉज सिर्फ बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं होती हैं। और ये चीज जापानीज पब्लिक, जापानीज रीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं दैट कॉमिक बुक फॉर्मेट इज नॉट जस्ट मेंट फॉर किड्स। और यही रीजन है कि पिछले एक दशक में 10 सालों में तो मतलब एनीमे ने बिल्कुल छप्पर फाड़ के ऑल ओवर ओवरसीज में मतलब अपना एक जो एक स्टेटस बनाया है उसको हम सभी जानते हैं। हम स्पेसिफिकली स्टिक करेंगे इसके एनीमे एडेप्टेशन के बारे में जो मैं अब देख चुका हूं। ये 4 एपिसोड्स की जो ये एनीमे सीरीज है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे इसकी स्टोरी के बारे में, हम इसकी एनिमेशन क्वालिटी की बात करेंगे एंड एंड में हम बात करेंगे ओवरऑल कंक्लूजन के रूप में कि क्या ऑडियंस के लिए अच्छी है, इज इट वर्थ वॉचिंग, और किस एज ब्रैकेट के लिए अच्छी है, क्या ये कोई भी देख सकता है या ये स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के बाद के ऑडियंस के लिए रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और बात करते हैं दान द दान के बारे में। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, दान द दान के 4 एपिसोड इस वक्त नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम कर रहे हैं। ये चारों एपिसोड्स अपने आप में कंक्लूडिंग एपिसोड्स हैं, यानी कि शुरुआत से लेकर एंड तक कहानी अपने आप में सिमट रही है। एंड दैट इज द रीजन, सिंस मैं इस फॉर्मेट को, इसके कॉमिक बुक फॉर्मेट को नहीं जानता हूं, आई एम नॉट श्योर कि ये आगे बनेगी या अपने आप में एक मिनी सीरीज रहेगी। वैसे अगर इसको देख लेने के बाद मैं कहूं तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी दिस पार्टनरशिप ऑफ दीज 2 कैरेक्टर्स जिनकी मैं बारे में बताने जा रहा हूं, और मैं इसके बारे में और ज़्यादा देखना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ मांगा सीरीज तो डेफिनेटली इसकी आगे की कहानियाँ ज़रूर होंगी। खैर, ये मेरा अपना खुद का assumption है। नाउ एवरी एपिसोड ऑफ दान द दान इज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 to 25 मिनट। आई थिंक 24-24.5 मिनट के कुछ एपिसोड है। मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबे एपिसोड्स नहीं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी स्टोरी से, जो इसका बेसिक स्टोरी प्लॉट है। तो इस कहानी में जो मेन हमारी कैरेक्टर है उसका नाम है मोमो, और मोमो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब मोमो एक हाई स्कूलर है, हाई स्कूल जाने वाली लड़की है, और बड़े ही एब्रप्टली इसका वियर्ड वे से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसका बहुत ही किक-एस वे में ब्रेकअप हो रहा है। देखने लायक है वो सब। और तो मोमो एक हाई स्कूलर है और इसका प्लॉट बेसिक ये है कि अपने स्कूल में, अपने हाई स्कूल में उसका एक क्लासमेट है, उसका नाम है केन। अब इस लड़के केन के साथ में इसकी एक बेट लगती है, एक शर्त लगती है, और वो बात ये होती है कि मोमो का कहना है कि घोस्ट्स होते हैं। मोमो बिलीव करती है घोस्ट्स में और केन बिलीव करता है यूएफओज और एलियंस में। केन का बिलीफ है कि घोस्ट वोस्ट, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, और मोमो का कहना है कि भूत प्रेत हो सकते हैं। और उसका एक कारण, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण दिखाया है कि मोमो की जो ग्रैंड मदर है, जो कि बिल्कुल भी ग्रैंड मदर जैसी नहीं दिखती है, वो एक स्पिरिट मीडियम रही है। स्पिरिट मीडियम समझते हो ना? स्पिरिट मीडियम यानी कि वो दूसरे डायमेंशंस में, यानी स्पिरिट से बात कर सकती है, स्पिरिट रैलम में जा सकती है। काइंड ऑफ लाइक एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट कहेंगे क्या स्पिरिट मीडियम को? आई डोंट नो, बट एनीवेज, सो इस वजह से उसको ये लगता है कि देयर इज अ चांस कि घोस्ट हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाया है। और यहाँ जो दूसरा कैरेक्टर है हमारा केन, उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव बचपन से रहा है कि नहीं भैया एलियंस और यूएफओस होते हैं, मैं तो बचपन से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अब ये दोनों ये बेट लगाते हैं कि चल ठीक है, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मोमो कहती है कि मैं
उस लोकेशन पे जाऊंगी जहां पे ये एलियंस और यूएफओस की एब्डक्शन की जो र्यूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, वहां जाके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कुछ नहीं होता ये सब। और केन भी यही शर्त लगाता है कि ठीक है, मैं भी एक ऐसी जगह जाऊंगा, एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे जाऊंगा जहां पे इविल स्पिरिट्स को माना जाता है कि वहां है, और मैं भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। अब ये दोनों ही ये शर्त लगा के अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, और होता ये है कि उन अलग अलग लोकेशंस पे एक्चुअली में केन को एक इविल स्पिरिट मिल जाती है, और मोमो को यूएफओस में एलियंस एक्चुअल में अपडेट कर लेते हैं। आई मीन दैट्स हाउ क्रेजी द स्टोरी इज। और इसके बाद तो फिर भाई कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो अपने आप में मजेदार है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है मोमो का बाय द एलियंस, और इस प्रोसेस के दौरान बाकायदा सीरीज में बताया गया है कि इस माइंड कंट्रोल के प्रोसेस के दौरान मोमो रेजिस्ट कर रही होती है अपनी विल पावर से, एंड समहाउ मोमो की जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लिटरली यही वर्ड यूज किया है एलियंस ने, चक्रास एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से अब मोमोज के अंदर ऑल ऑफ अ सडन टेलीकिनेटिक पावर्स आ जाती हैं, यानी कि जो मोमो है वो बन जाती हैं प्रोफेसर एक्स। और भाई उसके बाद तो भैया देखो ऐसा है, एलियंस की जो हालत है वो देखती बनती है, तो अपने आप में वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये 24 मिनट अपने आप में कितनी तेजी से बीत जाते हैं, वाकई में एज अ व्यूअर मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था देखने में, सच बताऊं तो। केन को जो इविल स्पिरिट पजेस कर लेती है उसका नाम है टर्बो ग्रैनी, और ये टर्बो ग्रैनी ही एक तरीके से इस पूरे 4 एपिसोड्स की मेन एंटेगोनिस्ट है, मेन विलन मान लो आप इसे। ये चारों एपिसोड्स में केन के ऊपर ये जो इविल ग्रैनी है इसके पोजेशन को हटाने की ही कहानी है दान ददान की। सो अपने आप में ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो दान ददान अपने आप में एक वाइल्ड रोलर कोस्टर राइड है जो कि एक एनीमे फॉर्मेट में है। अब इस सब के साथ में ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि किस टाइप की ये टारगेट ऑडियंस रख रही है। तो भैया देखो ऐसा है, 18 साल से कम के हो तो तुम्हारे लिए तो ये सीरीज है नहीं, इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर मैच्योर ऑडियंस। तो अगर 18 से ऊपर के हो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। अब अगर मैं 18+ बोल रहा हूं तो क्या इसका मतलब यह है कि इस सीरीज को हर एज ब्रैकेट का इंसान पसंद करने वाला है, हर व्यूअर पसंद करेगा, यानी कि 40s 50s या 60s के व्यूअर्स जो एनीमे देखते हैं क्या वो भी पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि ये सीरीज स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है यंग ऑडियंस को, यानी कि अपने 20s में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनको तो ये सीरीज बहुत अच्छी लगने वाली है। इसमें वो सारा मसाला है जो कि एक मसाला एनीमे सीरीज या मूवी में वो देखना पसंद करते हैं। सो बहुत छोटे बच्चों के लिए तो है ही नहीं, तो दैट इज़ फॉर शो। इसमें कोई वो स्टूडियो गिब्री वाली फीलिंग, वो जो क्लासिक फील है वो नहीं है। आप उस माइंडसेट से तो मत देखो। इसमें अकीरा टाइप का कुछ कल्ट क्लासिक होगा वो भी नहीं है। इट्स जिसे आप पॉपकॉर्न मसाला सीरीज कह सकते हो आप इसको, और आप अगर उस दृष्टिकोण से देखोगे तो आप इसे एंजॉय करोगे। आगे के 3 एपिसोड्स इसी पे बेस्ड हैं कि केन से इस टर्बो ग्रैनी को कैसे निकाला जाए, बिकॉज टर्बो ग्रैनी अपने आप में बहुत इविल और बहुत पावरफुल स्पिरिट है। अपने पोजेशन के साथ में केन को वो कुछ सुपरनेचुरल पावर्स भी दे देती है। अब वो क्या है सुपरनेचुरल पावर्स, वो अपने आप में अगेन मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो स्पॉयलर्स का पार्ट ना बन जाए, इसीलिए वो देखने लायक चीज है। अब इन दोनों का एक जोड़ी बन गई है, इन दोनों की, जो कि दोस्त भी नहीं थे। इस दौरान जो इन दोनों की केमिस्ट्री बनती है, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, इन सारी प्रॉब्लम्स और इविल स्पिरिट से लड़ते वक्त जो बॉन्ड बन रहा है वो अपने आप में देखने लायक है, बिकॉज उसी में हंसी मजाक और थोड़ा बहुत एब्सर्डनेस और वियर्डनेस का तड़का है, और ये है देखने लायक चीज। तो ये तो है इसका जो स्टोरी प्लॉट। आइए अब बात करते हैं एनिमेशन के बारे में। तो भाई देखो ऐसे है, एनीमे का एनिमेशन हम सभी जानते हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है कि जापानीज आर्टवर्क अपने आप में बहुत सिंप्लीफाइड भी हो सकता है, बहुत स्टाइलाइज भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम दे गो इनटू इनसेन डिटेलिंग, स्पेशली बैकग्राउंड एलिमेंट्स और प्रॉप्स के साथ तो वो इतना खतरनाक डिटेल करते हैं। चाहे आप कोई भी हाई बजट मूवी देख लें, कोई अच्छी बजट की सीरीज देख लीजिए, मतलब उनका काम जबरदस्त है। एंड प्रोबेबली दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इतने फैंस हैं एनीमे के ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनकी जो इंसैनिटी है इन गोइंग इनटू द डिटेल्स, मतलब वो छोटी से छोटी चीज में भी जैसे जाते हैं, लाइटिंग इन 2D वो लाइटिंग जैसे दिखाते हैं, ग्रीनरी नेचर जैसे दिखाते हैं, वाकई में इतना खूबसूरत, बड़े पर्दे पर या फिर कहो कि टेलीविजन स्क्रीन के लिए इतना खूबसूरत और कोई नहीं बना पाता है। एज एन आर्ट वर्क, आर्ट मीडियम एनीमे जस्ट जबरदस्त काम करता है। तो अगर इसके एनिमेशन की बात की जाए, एनिमेशन इसका डेफिनेटली अच्छा है। जो शुरुआती 2 एपिसोड्स हैं उनमें तो इसका बहुत ही क्रिएटिव वे में स्टाइलाइज्ड एनिमेशन दिखाया गया, यानी कि कई जगहों पे
बहुत ही एग्जैजरेटेड पोजेस हैं। आई मीन मैं सोच रहा हूं कि कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या वर्ड यूज करूं वो, क्योंकि अपने आप में ये 2 एपिसोड्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कलर्स का एकदम तीखे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। कई जगहों पे जब एक्शन सीक्वेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो कंप्लीटली वो मांगा स्टाइल में ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग द व्यूअर इनटू द सीन, इनटू दैट सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो अंत में ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? क्या ये एनिमे सीरीज आपके लिए है? क्या ये देखने लायक है? वेल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा और बीच में भी कई जगहों पे मेंशन किया है कि अगर आप अपनी 20s में हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स हो, तब तो देखो यार, आप मैं बताऊं या ना बताऊं, आप ऑलरेडी शायद पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता है तो इसके बाद तो आप देख ही लोगे। सो इज इट वर्थ इट? यस, इट्स वर्थ वॉचिंग। इट्स इवन वर्थ वॉचिंग फॉर मोर मैच्योर व्यूअर्स। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ फिलोसॉफिकल या बहुत ज़्यादा हर चीज़ के पीछे, हर सिनेमैटिक शॉट के पीछे कोई मीनिंग निकालने के लिए अगर आप बैठोगे, कुछ ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज या अकीरा जैसा कुछ ढूंढने निकलोगे, तो वो तो नहीं है इसमें। उस दृष्टिकोण से शायद आपको हो सकता है कि अच्छी ना लगे, बिकॉज फास्ट पेस है और यंग एडल्ट्स के लिए बनाई गई है ये। सो अगर आपको ये ऐसी सीरीज पसंद आती हैं, अगर आपको ये पैरानॉर्मल और इन सब चीज़ों का मिक्स, इन सब चीज़ों का जो फ्यूजन होता है, ऑकल्ट पावर्स एंड पैरानॉर्मल एंड यूएफओज और एलियंस, ऐसे टॉपिक्स का जो मिक्सचर है, अगर आपको पसंद आता है तो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इस सीरीज़ को देखना है तो देखो इन दोनों कैरेक्टर्स के बॉन्ड के लिए, जो मोमो है और हमारा कैरेक्टर है केन, जिसको बाद में नाम दिया गया ओकारुन। इन दोनों के जो केमिस्ट्री है उसके लिए देखो, और इसलिए मैं मानता हूं कि दान द दान अपने आप में एक अच्छी सीरीज़ है। आप देखो, 18+ के लिए है, 24 साढ़े 24 मिनट के इसके एपिसोड्स हैं, तो बहुत जल्दी, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इंडियंस के लिए अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आती है तो भैया अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, बस ये एक पॉइंट है इसके साथ में, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं तो एंजॉय कीजिए इसको। So that's all the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.